that is supply of water to crops at regular interval of time is called irrigation. देखो बुक में लिखा है कि supply of water to crops at regular interval of time. Regular interval of time is called irrigation. ठीक है. ये supply of water to crops at regular interval of time is called irrigation. Crop needs water at regular interval of time, और time to time we need to supply water. नहीं तो crop सूख जाएगी, तो उसके लिए हमें फसल में कुछ बार 3 बार 4 बार पानी देना पड़ता है, तो वो irrigation है. हम पानी, water is very precious. हम ऐसे नहीं है कि कितना भी पानी दे सकते हैं, तो वाटर मैनेजमेंट चाहिए. तो उसके लिए कुछ सिस्टम है. कभी कभी ड्रिप सिस्टम है, पानी जड़ पर ही गिरेगा, टप 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 गिरता रहेगा, उसको क्या कहेंगे? ड्रिप सिस्टम भी हो सकता है. स्प्रिंकलर सिस्टम तुम्हारे स्कूल में केवी में ऐसा है क्या? वो ऐसे घूमता रहता है, कट करके ऐसे जमीन में फवारा कटता रहता है. यहाँ है एयरफोर्स में. एयरफोर्स में कहाँ पे? ग्राउंड में है. ग्राउंड में भी ऐसा रखा रहता, तो ऐसे कट करके वो पानी गिरता था चारों तरफ घास. पानी सारे प्लांट्स को मिल जाता है, तो वो भी एक सिस्टम है. ये सब एडवांस सिस्टम है, लेकिन पहले ऐसा नहीं थे. तो पहले हाँ मोट था, या और इसी तरह से जो बैलों से करते थे, तो वो सारी चीज़ें देखें कि अर्लियर कौन कौन से सिस्टम थे. तो जरा देखो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. सर ये मोट है, चेन पंप, राहत और ये सब है. तो पहले देखो चेन पंप क्या था. चेन पंप ना, मुझे अच्छा नहीं लगता. चेन पंप. तो चेन पंप इसके बारे में ज़्यादा आपसे कोई पूछेगा नहीं, कभी कुछ नहीं है. तो चेन पंप हो गया, दैट इज चेन है. चेन आगे बढ़ती चली जाएगी, गोल गोल चेन है, तो पानी ला ला करके करता रहेगा. ये देखो, ये एक सिर्फ एक बकेट भी हो सकती है या कई भी हो सकती है. और इसमें ये बहुत सारी बाल्टियां लगी बकेट, बहुत सारी भी बकेट हो सकती है. इसमें ये है, और यहाँ पर कोई चीज ये हैंडल से घुमा रहा है, 2 गियर है, तो इसके घूमने से बकेट, ऐसे बहुत सारी बकेट भी हो सकती है. यहाँ से एक और बकेट आएगी, और भी बकेट हो सकती है. तो वो जो बकेट होगी ये यहाँ गिरती जाएगी, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो जो ये पानी यहाँ गिरेगा, तो वो क्या होगा यहाँ पे, तो ये पानी गिर के चला जाएगा खेत में, और यहाँ पर कहीं से ले लेगा पानी. ये एक ओशियन सर. मतलब ऐसा कुछ. अरे यार कुछ तो वाटर रिजर्वायर होगा, ऐसा होगा. तो चेन पंप हो गया. दूसरा कौन सा देखो, ढेकली. तो ढेकली में क्या है, वो तुमने देखा था ना, वो नीचे ऊपर करने वाला पत्थर बांध दिया है, तो उसे क्या कहेंगे? ढेकली हो गया. ओके. ढेकली के बाद देखो रहट हो गया. तो रहट में भी वो जो उसने बनाया वो रहट ही है. सर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? राहत और रहट. वो तुमने सुना नहीं है? सुन कर के रहट की आवाजें यूं ऐसे लगे शहनाई बजे, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती. तो वहां पर है रहट की आवाज. वो रहट ठक 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 होता है, जो बार बार टकराएगा, तो उससे ऐसा लगता है जैसे शहनाई बज रही है. सुन कर के रहट की आवाजें यूं ऐसे लगे शहनाई बजे. तो अब ये देखो रहट, थर्ड सिस्टम क्या हो गया? रहट. तो रहट आपने देखा, इसमें भी वही सब. बैल चला दे तो रहट है, तो एक बैल चला दिया है, और एक मोट है.
मोट में भी क्या है कि इन दिस मेथड, ये अलग अलग मेथड है, तो पानी वो बैलों से खिंचवा रहा है, जब पानी ऊपर आ जाता है तो खुद डाल देता है ना मोट। तो एक ही तरीके का है, इसमें ह्यूमन लेबर इज रिक्वायर्ड। हाउएवर नाउ वी विल सी दैट मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड में पानी की बचत भी है, कहीं कहीं बचत की जरूरत है, यूपी में जरूरत नहीं है, वहाँ नदियों का ऐसा जाल है ड्रेनेज सिस्टम। तो मॉडर्न मेथड, जहाँ डेजर्ट्स होते हैं वहाँ मॉडर्न मेथड में एक है ट्यूबवेल सिस्टम भी है। तो ट्यूबवेल से पानी निकाल दिया, ट्यूबवेल से वो नल चालू कर दिया तो पूरा पानी जा रहा है। ट्यूबवेल सिस्टम देखते हो बहुत ज़्यादा पानी भेजता है। तो हम उसे भी देख लें कि एक होता है कि हैंड पंप भी होता है, लेकिन खेतों में तो हैंड पंप से नहीं चलेगा। हाँ सर, वो घर के बाहर रहता है। वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, कल में स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। देखो स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम में दिस मेथड इज यूजफुल ऑन अनइवन ग्राउंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो इसमें क्या है कि अनइवन ग्राउंड है, तो अनइवन ग्राउंड में पानी भर नहीं सकते हो, ऊपर फिर नीचे चला जाएगा, ऊपर नहीं रहेगा, तो स्प्रिंकल करना चाहिए अनइवन ग्राउंड। सो दिस इज यूज्ड ऑन अनइवन ग्राउंड। और इसमें सिस्टम में क्या है, कहीं पर भी मोटर लगा दी, मोटर से पानी उठाओ या कहीं से भी, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो आपने क्या किया, ये मोटर लगा दी, मोटर के बाद जो पाइप गया, ये पानी अंदर से मोटर से ले रहा है, पानी इसने ये मोटर से लिया, और इसके बाद पूरे खेत में आपके ऐसे स्प्रिंकलर है, ठीक है, पानी ऐसे गिरेगा और ये पूरी लाइन है, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, तो बहुत सारे स्प्रिंकलर लगे होंगे। ये जमीन में भी पड़े हो सकते हैं, थोड़ी हाइट पे भी हो सकते हैं, कई जगह हाइट पे भी हो सकते हैं और कई जगह नहीं। तो ये सारा पानी ऐसे ऐसे आएगा। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम सब सेम ही है। नहीं है सर। देखो उसमें एक ट्यूब है, ट्यूब में छेद कर दो और उसमें एक डिवाइस आती है, जब अमेजन पे भी डिवाइस आती है, तो उसमें क्या है, वो पानी कटता है बार बार, जब वो घूमेगा जैसे जैसे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें घर में स्प्रिंकलर सिस्टम बनाना है तो एक यहाँ पर तुमने वो ले ली, पाइप ले ली, उसमें 4 पाइप ऐसे लगा दो ऊपर, और पाइप लगाने के बाद इधर मोड़ने वाला नहीं होता जैसे कनेक्टर, तो जब ये पानी इधर फेंकेगा तो घूमेगा किधर, बताओ जरा। गोल गोल। देखो पानी अगर इसने इधर फेंका तो ये इधर घूमेगा, हाँ। उल्टा घूमेगा कि नहीं। तो इसमें से पानी जब गया तो जहां पानी फेंकेगा इधर पानी, इधर इसने पानी फेंका, जैसे बैलून से हवा निकालती थी, तो ऐसे घूमता रहेगा, बस यही चीज है। तो एक पाइप के ऊपर 4 पाइप लगा दो, बस पानी फेंकेगा, घूमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, इट इज यूज्ड इन अनइवन ग्राउंड, इन अनइवन ग्राउंड, और इट सेव्स वाटर, क्योंकि हम फोर्स नहीं डालते हैं, सिर्फ स्प्रिंकल करते हैं। तो इसमें दीज आर हैविंग परपेंडिकुलर पाइप्स, जो जमीन से पाइप आने हैं वो सब परपेंडिकुलर है, और उनमें नोजल होती है, जो इसको हमने कहा, इसको क्या कहा है, नोजल में से पानी स्प्रे होगा, रोटेटरी नोजल। इसमें जमीन में बहुत बहुत पाइप उठे हुए रहेंगे। सो इट हैज नेटवर्क होता है पूरा, नेटवर्क ऑफ पाइप्स विद रोटेटरी नोजल्स। इसमें रोटेटरी नोजल्स होंगी, ठीक है, कनेक्टेड टू मेन पाइपलाइन, कनेक्टेड टू मेन पाइपलाइन, ऐसा होगा। स्प्रिंकलर इज यूज फॉर लॉन, कॉफी प्लांटेशन, इन सब के लिए, या चाय बागान के लिए। इट इज यूजफुल फॉर लॉन्स, स्कूल में जैसे प्लेग्राउंड है तो लॉन्स के लिए होता है, एंड कॉफी क्रॉप।
इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता, बस इरिगेशन की डेफिनेशन आती है। ड्रिप सिस्टम देखो, ड्रिप सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी दोनों लगभग एक ही है, उसमें जरा उठा हुआ है, उसमें नोजल है, इसमें बस टप 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 पानी गिर रहा है। तो पाइप में छेद। पाइप में छेद कर लिया, फिर उसमें नोजल भी लगा दिया। इसका एग्जांपल दिया है क्या फिर? अब ये देखो दूसरी अदर भी क्रॉप्स है, तो आप ये देख रही है कि ड्रिप इरिगेशन की नोजल कैसी होती होगी। इसमें ये नोजल्स हैं, खोल दिया, इसे सब तरफ लगा दिया। जब ये नोजल खोलेगा या बंद करेगा तो उससे पानी कम ज्यादा भी कर सकता है। देखो छेद कर लिया, किस चीज से छेद कर रहे हैं? किसी भी कोर्ट से हुई है तो अब ये पानी कम ज्यादा भी कर सकता है। ये देखो यहाँ पे देखो, ये नोजल देखो जरा, ऐसे छेद करके ऐसे लगा ये तो दिया। स्प्रिंकलर टाइप हो गया। स्प्रिंकलर ही उसने उसमें बना दिया, वो घूम नहीं रहा है, घूमेगा तो स्प्रिंकलर है दूर दूर तक जाएगा। और ये देखो ऐसे छेद कर दिया, छेद करने के बाद एक ये मेन पाइप में छोटे पाइप लगे हैं, छोटे पाइप में फिर ये क्या करेगा, छोटे पाइप में फिर वो नोजल लगाएगा। ये तो इसने कर दिया, बड़े पाइप के अंदर ये छोटा देखो। पाइप डाल दो। अब इस पाइप पे छेद करेगा, कई छेद, कुछ ज्यादा छेद हो रहा है। ठीक है, तो बस वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होगा। ये देख रहे हो, अरे बहुत ज्यादा पानी डाल ये दो, तो बहुत ड्रॉप ज्यादा टू है, तो ड्रॉप इसमें क्या डाल। है, लेकिन पानी देगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप देना। ये तो ज्यादा पानी दे रहे हैं, लेकिन ड्रिप सिस्टम में देखो बस इसी में बस आप छेद कर दो, एक एक बूंद गिरता है, और कोई बात सर नहीं। ड्रिप सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन पानी देने की तरीका थोड़ा केयरफुल है। पानी का देने का तरीका लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ये देखो 3D ड्रिप सिस्टम प्रोसेस, ऐसा है ड्रिप सिस्टम। मेन पाइप से छोटे छोटे पाइप हैं और बस ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको कवर करेंगे। ओके, द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियरली रूट्स। In this water falls drop by drop near roots, ऐसा होगा। So it is called, चूंकि water drop हो रहा है, so it is called a drip system. It saves water a lot. और it is used where water scarcity is there. वाटर की जगह कम नहीं हो। Water problem is there जहाँ पर होगा। सर सेकंड पॉइंट का लिखा है। यानी it saves water a lot, ये बहुत ज़्यादा पानी बचाता है, क्योंकि इसमें वेस्ट तो है ही नहीं। रूट को ही पानी चाहिए होता है, किसी को क्यों चाहिए हो, पत्तियों को थोड़ी ना चाहिए। तो ये काम करता है। ओके, नाउ आपको क्या करना है, डिफाइन इरिगेशन। डिफाइन इरिगेशन, राइट ट्रेडिशनल मेथड्स, नेम लिखना है सिर्फ, ट्रेडिशनल मेथड्स, राइट टू मॉडर्न मेथड एंड नोट ऑन देम। किसी का डायग्राम नहीं बनाना है, टू मॉडर्न मेथड एंड नोट ऑन देम।
So the fifth method is protection from Weeds. weeds. Protection from Weeds. weeds. Okay. अब देखिए वीड क्या होती है? द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली, हमें उन्हें उगाना नहीं पड़ता है, घास तो कहीं भी उगाती है। तो अनडिजायरेबल प्लांट अनडिजायरेबल मतलब जो तुम नहीं चाहते, एक होता है डिजायरेबल, तुम चाहते हो कि वो उगे, और एक होता है अनडिजायरेबल, क्यों उगा है, बेकारी में उगा है, अनडिजायरेबल। तो अनडिजायरेबल का मतलब है विच यू डू नॉट वांट, प्लांट्स which grow in field along with main crops are called weeds। जैसे एग्जाम्पल है ग्रास उगाई तो उसे हटाना पड़ेगा, और जिन्हें गांव के लोग गोखरू पता होगा, ये भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो उसमें उगाते हैं, गोखरू, ठीक है। इन ट्रेडिशनल मेथड्स दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम खुरपी, खुरपी से ऊपर ऐसे चला तो सब हट जाएगा। लेकिन नए मेथड में हम लोग वीडिसाइड देते हैं इन ट्रेडिशनल। सर हाँ। साइड का नाम 2D4। 2D4 ऐसे अगर तुम एक खुरपी आती है तो उसमें हैंडल लगा हुआ है, हाँ। और उससे भी तुम चाहे तो हटा सकते हो। सो इट इज रिमूव बाय खुरपी, यूजिंग खुरपी। वीड्स आर रिमूव वीडिसाइड एक केमिकल है, 2D4 केमिकल, वो सिर्फ घास को ही मारेगा, उसको मालूम है किसे मारना है, फसल को नहीं मारेगा। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें घास पे नहीं डालना है, तुम ऐसे छिड़क भी दोगे घास खत्म, घास पे नहीं छिड़क, क्योंकि घास तो कभी भी कहीं भी हो जाएगी, तो एक एक घास को छिड़कोगे, उससे अच्छा घास ही ना उखाड़ लो। तो वीडिसाइड क्या है? ये एक केमिकल है। सो इट इज ए केमिकल विच रिमूव्स ग्रास, उसको किल कर देता है। Yes. Now weeds are also controlled, by using chemical weedicide। इसको कहते हैं वीड प्लस साइड। साइड का क्या मतलब होता है? किल। और वीड तो अनवांटेड प्लांट है, तो जो वीड को किल करे वो वीड साइड हुआ। सो इट इज बाय यूजिंग वीडिसाइड, इट्स नेम इज, तो वीडिसाइड किल वीड्स, किल वीड्स, घास को ये मार देगा, उगने नहीं देगा। एग्जाम्पल है 2D4 केमिकल, 2,4-D chemical, that is 2,4-D chemical. 2,4-D Weeds are also controlled by using है ना? ओके, तो इसको आप नोट कर लें। this for 2 minutes. वीडिसाइड स्प्रे किया जाता है, वो पंप होता नहीं पीछे लगा के, जैसे होली की मशीन हो जैसे फल, उसी तरीके से। अच्छा सर, वो लोग भी लेके घूमते हैं, मतलब वो हाँ। फार्म्स में पंप में लेके घूमते हैं, पीछे से पंप फिर करेंगे ऐसे, हाँ। और फिर ऐसे ऐसे वो करते जाएंगे। वीडिसाइड इसके लिए। ओके, नाउ
इसको नोट करो मंगल। 2,4-D chemical. It is highly poisonous, so it is used with care. Some cloth is to be worn on face and nose, and eye के लिए eye protection goggles भी होने चाहिए, नहीं तो ये सर ऑल्सो सर वो सेकंड लास्ट लाइन है, हाँ सेकंड लास्ट लाइन। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल। वीड्स या तो खुरपी से हालत कर दो और नहीं तो स्प्रे करो। तो जब स्प्रे करोगे वीडीसाइड घास मर जाएगी, वीडीसाइड ज़्यादा अच्छा है है ना। तो इसमें देखो बुक में एक फिगर बना है, वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है कोई किसान, यस सर। स्प्रेइंग वीडीसाइड। सो सर नंगे पाँव कर रही है, है ये तो नंगे पाँव कर रहा है। तो ऐसा दिखाया है वो किसान है, किसान तो ऐसा कर सकता है। तो वीडियो लोग चप्पल किसान की तो ज्यादा नहीं चलेगी, ऐसे ही टूट जाए। तो वीडीसाइड्स इज पॉइजनस, सो इट शुड बी स्प्रेड। अगर इसका स्प्रे करना है तो केयरफुली करना है, स्प्रे केयरफुली। कवर योर माउथ with cloth and protect your eyes using goggles। ऐसा करना है ना। अब देखो जब तुमने वीडीसाइड स्प्रे कर लिया तो अब घास भी अलग हो गई, ठीक है। कुछ बातें बताओ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में मंगल। सर जो आपने अभी बताया हाँ, सर, जैसे अगर बीज हमने जो भी क्रॉप उगाया है उसमें तो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होंगे, और इन अनवांटेड प्लांट्स को बोलते हैं वीड्स। तो ये ट्रेडिशनल मेथड में जैसे वीड्स को निकालते थे हम खुरपी से, और अभी मॉडर्न टाइम में प्रेजेंटली आ गया है वीडीसाइड, जो वीड एक केमिकल है जो वीड्स को ही सिर्फ निकालता है, और एक केमिकल का नाम है 2,4-D। और ये वीडीसाइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, इसलिए इसको केयरफुली स्प्रे करना चाहिए। केयरफुली कवर योर माउथ एंड आईज। अब इसके बाद हमने वीड्स स्प्रे कर दिया, फिर हमारी फसलें अच्छी से उगने लगी। अब हमारा समय आया है हार्वेस्टिंग का। सब चीज मिला दो तो फसल का कल्टीवेशन कहलाते हैं। 7 स्टेप मिलके कल्टीवेशन है। तो देखो नाउ 6 इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है फसल की कटाई, फसल की कटाई करेंगे। सो नाउ व्हेन क्रॉप इज मैच्योर, व्हेन क्रॉप इज मैच्योर, उसमें गेहूं का दाना आ गया या कुछ, देन कटिंग द क्रॉप। क्या कटिंग के भी 2 मेथड हैं? पहले कोई और मेथड चलता था, इज कॉल्ड सर एक ही चलता है, थ्रेशिंग भी चलती है। तुम्हें हसिया का मालूम है? हसिया इस तरीके का, दैट इज सिकल। तो कटिंग द क्रॉप विद सिकल। यस हाँ सर, तो पहले लोग इससे फसल बैठ के जमीन इसी में से तो करते हैं। पहले करते थे। अभी आजकल एक ट्रैक्टर चला दिया, वो अपने आप काट काट के इकट्ठा वैसे करता वो हार्वेस्टिंग में करते थे, गणेश भी करते थे। है। तो दोनों मेथड देखें कि मान लीजिए सिकल से कैसे कट किया जा रहा है, और सर ये सिकल तो देखा है, वो ट्रैक्टर वाला नहीं देखा। दोनों देख लें। आपको पुराना मेथड पीट पीट के भी दिखाया छन्ने से। सब्सक्राइबर अरे मैंने किया है। अब जरा देखो कि कुमार है। हार्वेस्टिंग तो क्या है? कटिंग हो गया। तो फेमस हो गया। ओके, 3 लोग। सुन लो, इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग इज डन बाय यूजिंग सिकल। सो बेसिक मेथड क्या है कि एट ओल्ड टाइम्स, या अभी भी इंडिया में कहीं कहीं हो रहा है, यस सर। सिकल इज यूज्ड। सर ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। हाँ, तो सिकल इज यूज्ड टू कट क्रॉप्स। और उसके बाद क्या होगा? सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चैफ। ये देख लो, ये क्या चीज है? ये मान लो इस पे ग्रेन उगे हुए हैं, और ये चैफ है क्या? और ये ग्रेन्स है। तो ग्रेन को चैफ से अलग करने को क्या कहते हैं? दैट इज थ्रेशिंग। सेपरेटिंग
from chaff is called सर शेफ क्या होता है? chaff का मतलब है जो उसका स्टैक है, डंडा, डंडा तो उसको chaff कहेंगे। अब अगर जो पीछे रह जाए सेपरेटिंग ये चीज है, तो इसमें नीचे जो है chaff है और ये ग्रेन है, तो इसमें ग्रेन उगा रहा है, ये ग्रेन पटक के निकाल दो, जो बच गया chaff वो पराली है। समझ में आया? इसमें कहीं कहीं ग्रेन होगा ऐसे पटकेंगे तो निकलेगा तो निकलेगा। अभी इसमें ग्रेन उगा नहीं है, ये इसी में आ जाएगा, तो गेहूं होगा तो भरा रहेगा, खूब वजनदार रहेगा। तो उस जो बच गया वो चैफ है, उसको क्या कहेंगे मंगल? सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चैफ इज कॉल्ड शेफ मतलब सर अभी तो बताया। अच्छा यही थ्रेशिंग का मतलब है कूटना, कुटाई, कटाई एंड कुटाई, फसल काटना और फिर उसको अलग करना, वो थ्रेशिंग है। नाउ थ्रेशर्स आर आल्सो यूज्ड। थ्रेशर में तुम ये पूरी पराली डालो, गेहूं अलग कर दो। दोनों कटाई है। हाँ? कुटाई, अच्छा कुटाई। ये कटाई है, ये कुटाई है। अब इसके बाद थ्रेशर क्या करेगा? थ्रेशर में जब तुम ऊपर भूसा डालोगे तो तुमको ये दिखा रहा हूँ थ्रेशर, सिर्फ मैं कंबाइन नहीं दिखा रहा हूँ। थ्रेशर देखो क्या करेगा। कंपेटिबल थ्रेशर ये देखो, इसमें ये ज्यादा अच्छा थ्रेशर, ये देखो, ये देख रहे हो, इसमें सर क्या फेंक रहा है? एक तरफ पूरा घास डाली जा रही है, जो फसल है। रंग फेंके तो ऐसे ही रंग फेंके तो मजा आता है। देखो उससे क्या होगा, घास अलग हो जाएगी। ये बड़े बड़े थ्रेशर जिसमें काम हो रहा हो थोड़ा वो देख लें। ये देखो, ये पूरा घास डाल दिया और फसल अलग होगी। थ्रेशर का हम एक और अच्छा दिखाएं आपको कि ये देखो, मेरे ये वीडियो सभी उन पुरुषों के लिए है, उन सभी आदमियों के लिए है जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हैं। ये देखो, ये पाकिस्तान का वीडियो देखो। पाकिस्तान का वीडियो। कंबाइन इज मॉडर्न मशीन टेक्निक। कंबाइन है सब पंजाब पाकिस्तान के लिखा है। पंजाब, पाकिस्तान में पंजाब एक वहाँ भी है, लाहौर भी। देखो आधा आधा कंबाइन इज मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न मशीन है, ठीक है, जो क्या काम करेगी? विच डज हार्वेस्टिंग, वो चलती जाएगी, फसल भी कटेगी, एंड थ्रेशिंग बोथ। बुक में लिखा है विच डज, बुक कहाँ है तुम्हारी मंगल? हाँ सर, वो उधर पे। हार्वेस्टिंग एज सर ये वेल बंद एज, कर दीजिए, मतलब कम क्या कर दीजिए, एसी ज़्यादा कर दीजिए। ज्यादा करना ही कम। ज़्यादा। सो ओके, कंबाइन कैसी मशीन है जो फसल को काटेगी और साथ में अलग भी करेगी। सो इट डज हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेशिंग, तो दोनों काम कर लेगी। अब फसल की कटाई हो गई। कंबाइन मशीन का नाम है। कंबाइन। कंबाइन उस मशीन का नाम है जो रोटेट कर करके निकल रही थी ना, अभी दिखाया था आपको, देखा था, तो वो रोटेट करने वाली मशीन है। नाउ समटाइम्स ये जो श्रब्स बच जाते हैं या शेफ होता है, समटाइम्स शेफ्स आर बर्न्ड बाय फार्मर। इज इट गुड और बैड? बैड। बिकॉज इट इज डूइंग पोल्यूशन। इसको एक रेक्टेंगल में लिखा हुआ है कि शेफ को नहीं जलाना चाहिए बिकॉज इट इज डूइंग पोल्यूशन, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आफ्टर, इसमें विनोइंग भी लिखा है बुक में। व्हाट इज विनोइंग, क्या है? सर तो जलाने से मिलता क्या है? हम्म? जलाने से मिलता क्या है? जलाने से उस पराली को कहाँ ले जाए? इतना सारा भूसा है, उनके पास मवेशी भी नहीं कि खा सकें। वो तो सोचते हैं कि इधर उधर ट्रक में ले जाएंगे तो कहीं पर उसमें पैसा लगेगा, इससे चाहिए जला दो। उससे उनके खेतों को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, फास्फोरस मिल जाएगी, पोटेशियम मिल जाएगी, तो वो सर मतलब ऐसा जो कर- भूसा होता है, ऐश। भूसा होता है उसका वो बना देते हैं मैंने, और उसको फिर डाल या तो वैसा करें कि मैन्योर बनाएं,
तो वो सोचते हैं उतना प्रोसेस नहीं करेंगे हम, उससे तो फसल में ज़्यादा कमा लेंगे, तो जला देते हैं, कहते हैं उतने के न्यूट्रिएंट्स हमारे खेत को मिल जाएंगे, सर तो वो भी कर सकते हैं। सर जिन फार्मर्स के पास सर छोटा सा लैंड होता है तो उसमें हम सर ग्रेन को शेप से हटाते हैं तो विनोइंग से करते हैं। विनोइंग करें तो विनोइंग में क्या करेंगे, आप एक पंखा चला लेंगे और ऊपर से सूप से गिराएंगे, तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम शेफ इज कॉल्ड विनोइंग। ये भी बुक में लिखा है विनोइंग। ऐसा नहीं करते ना, यहाँ पे रख देते फिर ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ वो भी है, घर में भी ऐसे करते हैं तो भूसा अलग हो जाता है, या बहुत सारा एक साथ करना है तो ऊपर से गिराएंगे या पंखा चलेगा, तो ग्रेन सीधे गिर जाएंगे, भूसा उड़ जाएगा। सिक्स्थ में था सर। तो विनोइंग देख लें, फिफ्थ में था। फिर देखो सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम बहुत चेफ, सारे प्रोसेस। ठीक है, ड्यू टू एयर प्रेशर, हवा की वजह से ऐसे करना, इसे क्या कहेंगे, विनोइंग कहेंगे। देखो सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चेफ। तो अब इसमें देखिए तो विथ हेल्प ऑफ एयर, दो अलग अलग चीजें हैं, एक है रिमूव करना, रिमूव करने को थ्रेशिंग कहेंगे, जैसे इसमें से पीट के रिमूव करना, तो वो रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम शेफ इसको थ्रेशिंग, लेकिन अलग अलग कर दिया फिर उसके बाद हवा उसे डाल के, निकालना है। तब उसे क्या कहेंगे, विनोइंग। विनोइंग कहेंगे। सो सेपरेशन ऑफ ग्रेन विद हेल्प ऑफ एयर लिख दें, इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग में बिन करके भी अलग होता है, इसको बिनना भी कहते हैं, बिनना या पछोरना भी कहते हैं। अब गांव में इसको क्या कहते हैं, सूप से पछोरा जाता है ना, तो वो भी कहते हैं। अदरवाइज ये चीज है, थ्रेशिंग में उन चीजों का रिमूवल है, फिर इसमें हवा से उन्हें अलग करना है। कंबाइन क्या कर रहा है, कंबाइन डज हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एट सिंगल टाइम, उसमें अपने आप फसल लेगा। ये ट्रैक्टर है, कंबाइन इज ट्रैक्टर ऑपरेटेड। ये कैसा होगा, ट्रैक्टर ऑपरेटेड। अब देखिए हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है कि कई बार होली दिवाली जब कोई भी चीज है, तो भाई होली है, दिवाली है, तो उसमें क्या होगा, किसी चीज को हाँ, बहुत, पोंगल में सर होता है। सब ये देखो। बिहू में भी बचत पंचमी में भी होता है। कोई भी, तो हमारा होली दिवाली में हमारा ग्रेन का फेस्टिवल है, अप्रैल में या जब जो भी फसल है उस समय हम उसे मनाते हैं। इसमें देखिए कि 1% चार्ज। तो नहीं दे सकते। सर चार्ज चार्ज नहीं, अब देखो नेटवर्क गया है इसमें। ठीक है, जितना में नेटवर्क है उतना में ही डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके। अब हम लोग देखेंगे कि ये जब हमारी फसल हो जाती है पूरी, तो उसका पैसा उनको मिलने वाला है। हाँ, अब ये ज्यादा, ये दूसरा कौन है, कितना बचा, दूसरा कौन? चलो अब इसमें देखते हैं कि जब फसल उगाएगी फ्रूट की या वेजिटेबल की, तो लोग खुशियां मनाते हैं। टोमेटो फेस्टिवल इन स्पेन, स्पेन। तो ये देखो टोमेटो फेस्टिवल, और पूरी सड़क लाल हो जाती है। एग फेस्टिवल मनाना चाहिए। और ये देखो, किसी का सर फूट रहा है। ये देखो टोमेटो की बारिश उसी पे गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। ये टोमेटो फेस्टिवल, सड़कों पे टमाटर कुछ पूरी टमाटर पूरी चोरी गिराएगा। करके भग रहे हैं। सर ये तो वो नगर पालिका वाले वर्कर लग रहे हैं। तो इस तरीके से टोमेटो फेस्टिवल में लोग मनाते हैं। ये देखो ये वाला ये फिर कुछ ये टमाटर चोरी फ्रूट करके फेस्टिवल है। अगर सर ये टोमेटो फेस्टिवल इंडिया में हो गया ना, सबके ऊपर टमाटर फेंके जा रहे हैं। कोई ऐसा करेगा मुंह में टमाटर बोल रहे ना। बोलेंगे चिंता मत करो, सबको टमाटर पड़ेगा, चिंता मत करो, सबको टमाटर। फ्रूट फेस्टिवल, सबको
तो फ्रूट फेस्टिवल भी होता है, उसमें क्या होगा, ये तो ऐसे दिखा रहे हैं लेकिन फ्रूट बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके साथ लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो इंडिया में भी ग्रेन फेस्टिवल होता है कि नहीं, फ्रूट फेस्टिवल, ग्रेन लेकिन फेस्टिवल। सर लेकिन ऐसे वो तो इसमें दिखाया नहीं कोई फेस्टिवल, लेकिन ये जैसे हमारे यहाँ इंडिया में तो तुमने देखा है कि टोमेटो फेस्टिवल जैसे है ना, वैसे भारत में भी खुशियाँ मनाई जाती सर पर ऐसे तो नहीं मारते सब्जी। हैं। ठीक है, सर सब्जी की सर कर रहे अब हैं। देखो दैट इज लोग चोरी करके बग जाते हैं। मल्चिंग ऑफ ग्रेप्स बाय फीट। तो जो अंगूर से भी क्या करते हैं, अंगूर भी मारते हैं। अंगूर की खेती करते हैं और मल्चिंग पैर से कुचल कुचल के उससे शराब बनाई जाती है। हाँ सर वाइन शराब। हाँ, तो ये भी एक मेथड है, बहुत सारा ग्रेप होगा तो पैर से उसमें चले। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट मेथड इज स्टोरेज। सो व्हाट इज स्टोरेज, ये 7th मेथड है। अब तुमने फसल को ग्रेन्स को अलग कर लिया है तो क्या उस अनाज का क्या करोगे, स्टोर करेंगे। स्टोरेज। और उसको सिर्फ स्टोर ही नहीं करोगे, प्रोटेक्शन भी करोगे, क्योंकि पेस्ट उसको खा जाएंगे। अगर तुमने सही नहीं किया तो चूहे ही खा जाएंगे, इंसेक्ट्स उसको उसमें घुल लग जाएंगे। तो उसमें नीम की पत्ती लगाने, इन सबको क्या कहेंगे, स्टोरेज। आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में और हार्वेस्टिंग के बारे में लिखना है। देख लो एक बार, see storage. So after removing grains so from shelf, तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो भी होगा, जिसकी आपने फसल की थी वो ग्रेन्स ही तो थे, तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन सच ए मैनर। कैसे उन्हें करना चाहिए, मैनर में, इस तरीके से मैनर दैट इट इज सेफ फ्रॉम पेस्ट। जो कीड़े मकोड़े हैं, पेस्ट का मतलब है कीड़े मकोड़े से। नीम का पत्ता डालते थे पहले। और कुछ रोडेंट होते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, वो रोडेंट है। जमीन के अंदर रहते हो, रैबिट, स्क्वेरल एंड रैट। तो दोनों से बचाना है, पेस्ट एंड रोडेंट्स। रोडेंट्स कौन होते हैं बताओ, लिविंग इन सब स्ट्रेटम, जो जमीन के अंदर है। रैबिट, रैट, रैबिट, स्क्वेरल से भी, स्क्वेरल तो खड़ी फसल को खा जाएगी। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इट इज ऑल्सो, अगर तुमने फसल को ठीक से नहीं सुखाया, उसमें गीलापन है तो भी गेहूं सड़ जाएगा। सो इट इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। गीले सीलन वाली जगह में रख दो तो गेहूं सड़ जाएगा। हाँ, आयरन डब में रख सकते हो, मतलब नमी नहीं रहनी चाहिए फसल में। गेहूं में अगर पानी रह गया तो सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगी। और इट इज ऑल्सो टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, किससे बचाना है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो और टेम्परेचर से कई चीजों से बचाना है, फ्रॉम मॉइस्चर। और अगर मान लो तुमने धूप में रख दिया, तो धूप में खुली छोड़ो तो वो उसके गेहूं के दाने हल्के हो जाएंगे, बिल्कुल सूखे हो जाएंगे, वो रोटी पापड़ जैसी हो जाएगी। थोड़ी नमी होनी चाहिए 15%, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल गीला भी ना कर दो। तो जो गेहूं वो मुंह में खाओ या चावल तो थोड़ा गीलापन लगता है, आशीर्वाद। तो इसलिए थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए, बिल्कुल धूप में भी नहीं रखना है, नहीं तो सूख जाएगा वो, और बिल्कुल गीला भी नहीं करना है। तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर भी लिख रहा हूँ, टेम्परेचर, दोनों का मतलब समझो। टेम्परेचर थोड़ा धूप में रखना नहीं पूरी तरीके से, मॉइस्चर, टेम्परेचर अंडर द सन। एंड और साथ में बैक्टीरिया, माइक्रो। अब ये देखो, कई बार क्या होता है, सरकार इन्हें ठीक से नहीं रखती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये देखिए, सरकार अगर ठीक नहीं रॉटन व्हीट एट प्लेटफॉर्म। चंडीगढ़ में
देखो जो रॉटनेस कहीं कहीं क्या होता है, इसे ठीक से नहीं रखा गरीबों जाता का है गेहूं। तो सड़ जाता है। साइड पे ये चुनौती है आपको।